नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर लगभग 200 सालों तक भारत की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री बैकबोन रहा, वो 18वीं सेंचुरी में धीरे धीरे कोलैप्स कैसे हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या मुगल एम्पायर सिर्फ फॉरेन इन्वेजन से गिरा या फिर अंदर से वीक हो चुका था। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। आइए जरा देखते हैं कैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। तो दोस्तों, मुगल एम्पायर कभी वर्ल्ड का रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एम्पायर माना जाता था, लेकिन 18वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक मुगल एम्पायर अपनी रियल पावर खो चुके थे। एम्पायर सिर्फ दिल्ली के आसपास सिमट चुका था और 1803 में दिल्ली भी ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में चला गया। इस स्टेज पर मुगल एम्पायर सिर्फ नाम का रूलर था। एक्चुअली वो ब्रिटिशर्स के पेंशनर बन चुके थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं थे। और मुगल डिक्लाइन हमें इंडिया का मिडिएवल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेसेस समझाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे लास्ट स्ट्रॉन्ग एम्परर औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब एक स्ट्रॉन्ग लीडर था, लेकिन गलत पॉलिसीज ने उनको और मुगल एम्पायर को लॉन्ग टर्म में बर्बादी का मुहारा दिखा दिया। औरंगजेब ने एक बहुत बड़ा एम्पायर इनहेरिट किया था अपने प्रीडिसेसर से, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये थी, उन्होंने एम्पायर को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की। वो साउथ में डेक्कन वार्स में फंस गए, वहां सालों तक फंसे रहे और इससे एम्पायर का रिसोर्सेस ड्रेन होता गया, एडमिनिस्ट्रेशन वीक होता गया, आर्मी और ट्रेजरी दोनों पर प्रेशर बढ़ता गया। औरंगजेब का एक और बिग फेलियर था मराठास को प्रॉपर्ली हैंडल ना कर पाना। अकबर ने जैसे राजपूत के साथ अलायंस पॉलिसी अपनाई थी, वैसे ही औरंगजेब को मराठास को विन ओवर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सप्रेशन का रास्ता चूज किया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि 25 साल से ज्यादा डेक्कन वार, ट्रेड और इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन, नॉर्थ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन नेग्लेक्टेड हो गया और सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती चली गई। इसके अलावा औरंगजेब ने जजिया दोबारा इंपोज कर दिया। काफी हिंदू टेम्पल्स उन्होंने डिस्ट्रॉय करा दिए, हिंदू पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए। मुगल स्टेट जो अकबर के टाइम सेकुलर थी, वो रिलीजियस टेंशन की तरफ चली गई। हिंदू और मुस्लिम एलिट्स के बीच में गैप वाइडन हो गया, राजपूत अलायंसेस वीकन हो गया। हाँ, ये जरूर है कि सिर्फ रिलीजियस पॉलिसी ही मुगल डिक्लाइन का रीजन नहीं थी, ये जरूर है, लेकिन इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जरूर डैमेज किया। जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी फंक्शनल था, आर्मी भी स्ट्रांग थी, मुगल डायनेस्टी को अभी भी रिस्पेक्ट मिलता था, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वॉर ऑफ सक्सेशन से। हर बार जब इंपीरियर मरता था मुगल एम्पायर का, उसके बाद सिविल वॉर, उसके बच्चे आपस में लड़ते थे, थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स और कैपेबल ऑफिसर्स मारे जाते थे, एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव फैब्रिक टूटता चला जाता था। ऐसे ही सिविल वॉर्स के बाद बहादुर शाह फर्स्ट इंपीरियर बनते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट एक लर्न, डिग्निफाइड और कैपेबल थे। उन्होंने पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सिलिएशन अपनाया, हिंदू चीफ और राजा के साथ टॉलरेंट एटीट्यूड रखा, लेकिन उनकी पॉलिसीज हाफ हार्टेड थी, न पूरी स्ट्रेंथ न पूरा ट्रस्ट। मराठास के साथ उनकी प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने स्वदेशमुखी दी, लेकिन चौथ नहीं दी, साहू को राइटफुल किंग एक्सेप्ट नहीं किया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट यह आया कि दक्कन हमेशा अनस्टेबल रहा, मराठास और मुगल दोनों डिससेटिस्फाइड रहे। सिखों के मैटर में उन्होंने पहले गुरु गोविंद सिंह से पीस बनाई, लेकिन बाद में बंदा बहादुर ने पंजाब में रिवॉल्ट कर दिया। मुगल आर्मी ने लोहागढ़ जैसे फोर्ट कैप्चर किए, लेकिन सिख को कंप्लीटली क्रश नहीं कर पाए और 1712 में सिख ने लोहागढ़ वापस ले लिया और ये ही क्लियर साइन था कि मुगल मिलिट्री पावर डिक्लाइन पे आ रही है। इसके बाद नंबर आता है फाइनेंशियल क्राइसिस और जागीरदारी सिस्टम का। इस पीरियड में जागीर्स और प्रमोशंस रिस्ट्रिक्टली बनते गए, रॉयल ट्रेजरी एम्प्टी होती चली गई, नोबल्स ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगा, एम्पायर का इकोनॉमिक बेस वीक होता चला गया और 1712 के बाद सिर्फ प्रिंस ही नहीं, नोबेल्स खुद पावर के कंटेंटर्स हो गए। जहादार सा एम्पायर बना, लेकिन रियल पावर थी जुल्फिकार खान के पास। इस स्टेज पर प्रिंस सिर्फ पावर पॉन्स बन चुके थे, नोबेल्स किंग मेकर्स बन गए थे। दोस्तों, जुल्फिकार खान ने औरंगजेब की हार्श पॉलिसी को रिवर्स भी किया, जजिया एबॉलिश कर दिया, राजपूत और मराठों को कॉन्सोलिडेट किया, मराठास को चौथ और स्वदेशमुखी दी, लेकिन एक डेंजरस सिस्टम भी प्रमोट हुआ, वो था इजारा, मतलब कि रेवेन्यू फार्मिंग। इसका मतलब सरकार खुद टैक्स कलेक्ट नहीं करती, बीच के कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं और इसका रिजल्ट ये रहा कि करप्शन बढ़ गया, पीजेंट्स का हैवी एक्सप्लॉयटेशन होने लगा और एडमिनिस्ट्रेशन और वीक पड़ गया। इसके अलावा सबसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट तब होता है जब 1739 में नादिर शाह ने इंडिया पर अटैक किया। मुगल आर्मी
करनाल में बुरी तरह हार जाती है, दिल्ली में मैस केयर होता है, रॉयल ट्रेजरी लूट ली जाती है, कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन वो लूट के ले जाता है इस इन्वेजन में, मुगल प्रेस्टीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, एम्पायर का रियल वीकनेस एक्सपोज कर दिया जाता है, इकोनॉमी और डिफेंस दोनों कोलैप्स हो गए। और इसके बाद में अहमद शाह अब्दाली ने बार बार अटैक किया। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास को डिफीट ने नॉर्थ इंडिया को कंप्लीटली डिवास्टेटेड स्टेज में खड़ा कर दिया। इसके बाद शाह आलम सेकंड एक ऐसा एम्परर बना जो एक जगह से दूसरी जगह भागता हुआ फिर रहा था, भागता हुआ एम्परर बन गया वो। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ने उसे भी हरा दिया और इलाहाबाद में वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पेनिस्टर बन गया और 1803 में ब्रिटिश ने दिल्ली ऑक्यूपाई कर ली। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद मुगल डायनेस्टी कंप्लीटली फिनिश्ड हो गई। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि मुगल का जो डिक्लाइन था वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, वो सिर्फ फॉरेन इन्वेजन नहीं था बल्कि वो वीक सक्सेसर, वॉर ऑफ सक्सेशन, नोबल्स का सेल्फिश पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल क्राइसिस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिके और मिलिट्री वीकनेस, और इन सब ने मिलकर मुगल एम्पायर को अंदर से खोखला कर दिया और इसी वीकनेस का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। तो ये था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।